गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का प्री मैच प्रीव्यू लाए हैं, जिसके अंदर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले के टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या है, उसके अंदर से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पाकिस्तान के लिए कौन से वीक पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के लिए कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से प्लेयर के अगेंस्ट कौन सा गेम प्लान हो सकता है, कौन से टैक्टिक्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जिनसे आप बड़े प्लेयर्स को पकड़ सकते हो। तो वो सारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की अगर स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तान के स्क्वाड में है साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, शदाब खान, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, शहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक। अब आप इस स्क्वाड में देखोगे तो इस स्क्वाड में कोई मसला नहीं है। इस स्क्वाड में मसले हैं, इतने ज़्यादा मसले हैं इस स्क्वाड में। आई थिंक अब कुछ कहना नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है टीम, 2 मैच जीत चुकी है, लेकिन फिर भी इस स्क्वाड में इतने मसले हैं कि आप कुछ भी नहीं, आप एक कॉम्बिनेशन बनाने जाते हो, आपका सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। आप एक प्लेयर को ऐड करने जाते हो, ऊपर से सारी आपकी बैटिंग लाइनअप हिल जाती है। मतलब कि अगर आपने बॉलर को ऐड करना है, आपकी बैटिंग वीक हो रही है। ये बहुत ही एक ना अजीब किस्म की इन्होंने स्ट्रेटजी लगा के रखी हुई है कि बैटिंग भी वही करेंगे, बॉलिंग भी वही करेंगे जो आपके जो प्लेयर्स हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या टीम बन रही है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल प्लेइंग 11 बता देता हूँ, जो पहले मैच में खेली थी और दूसरे मैच में खेली थी। एक चेंज था उसमें, मैं आपको बता दूंगा। साइम अयूब दोनों मैचेस में खेला था, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, शदाब खान, फ़हीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, और आखिर में पहले मैच में सलमान मिर्ज़ा खेला था फास्ट बॉलर, और दूसरे मैच में उस्मान तारिक खेला था। अब बात ये होता है सबसे पहले कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडिया वाले मैच के अगेंस्ट। तो इंडिया वाले मैच में आपको कुछ चीज़ें जो ज़हन में रखनी है, वो आपको ये रखनी है कि आपको इंडिया को स्पिनर्स कितने देने हैं। आई मीन श्रीलंका में आप खेल रहे हो, इंडिया स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको स्पिनर्स कितने देने हैं। एक तो उस्मान तारिक तो आपने देना ही देना है। आई मीन वो तो डरे भी हुए हैं इंडिया वाले काफ़ी ज़्यादा उसको एक्शन को लेके अभी तक लड़ रहे हैं, अभी तक रोई जा रहे हैं। उसका एक्शन नहीं ठीक, फेयर नहीं है, चक्कर है, बॉल चक्कर है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन 2 दफ़ा आईसीसी का उसने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, और वो क्या करे? आप लोगों के कहने से वो क्रिकेट तो नहीं छोड़ सकता ना। आप लोग अपना काम करते रहें। अगर आप लोगों का ओपिनियन है तो वो ठीक बात है, लेकिन उस्मान तारिक एक खेलेगा ही खेलेगा, जिससे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि इंडियंस डरे हुए हैं। फिर दूसरा अबरार अहमद खेलेगा, मिस्ट्री स्पिनर है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है मेन स्पिनर है पाकिस्तान का। उसको बाहर निकाल दोगे और जिस तरह की वो परफ़ॉर्मेंस है, तो फिर कोई हाल नहीं रहेगा इस टीम का। फिर तीसरा, आपके पास अगर आप स्पिनर की बात करो तो शादाब को ये खिलाएँगे ही खिलाएँगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद ये आप नवाज़ को भी खिलाएँगे, और फिर ये साइम अयूब के साथ भी जाएँगे। साइम अयूब तो ओपनर है, वैसे 5वाँ स्पिनर भी वही है आपका। तो जाएँ जो नज़र आ रहा है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसके साथ जा सकते हैं। तो ये इन सब प्लेयर्स के साथ जाएँगे, 5 स्पिनर्स के साथ जाएँगे। तो इसके अंदर आपके पास अगर आप बॉलिंग की बात करो तो आपके पास एक फास्ट बॉलर है, शहनशाह अफरीदी, मेन फास्ट बॉलर बस। और दूसरा आपके पास फ़हीम अशरफ है। फ़हीम अशरफ फास्ट बॉलर तो है, लेकिन आप उससे ओवर ही नहीं करवा रहे हो। अभी तक उसने वर्ल्ड दोनों मैचेस खेले हैं, पूरे वर्ल्ड कप में एक ओवर नहीं किया। आई मीन आपने दूसरा फास्ट बॉलर रखा हुआ है, इससे तो कोई ओवर तो करवाओ इससे। अगर इससे नया बॉल करवाना है, मिडल में करवाना है, पुराना बॉल करवाना है, कोई एक आधा ओवर तो करवा लेते इससे। आई मीन यूएसए वाले मैच में जब मैच एंड पे खत्म हो चुका हुआ था, आई मीन उनको 20 प्लस की रन रेट से चाहिए थी, मैच एंड हो चुका हुआ था, तब तो 2 ओवर करवा लेते इससे कि हमने आगे चल के इसको लेके चलना है, कि आगे हमने इसके बाकी मैचेस में इससे बॉलिंग करवानी है। तब भी आपने शाहीन से बॉलिंग करवा ली कि जो शाहीन को ऊपर से मार पड़ गई थी, शाहीन के फिगर्स खराब हो रहे हैं, जल्दी से शाहीन को बॉलिंग दे दो, शाहीन के फिगर्स ठीक हो जाएँ। ब बेशक टीम का जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस है, उनका जो प्रैक्टिस है वो सारी गई साइड पे। शाहीन के बस फिगर्स अच्छे होने चाहिए, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो बस टीम में खेलने होने चाहिए। तो फ़हीम अशरफ ने मुझे बॉलिंग क्यों नहीं की, मुझे ये नहीं समझ आ रही दोनों मैचेस में। अगर आपने उसको सेकंड फास्ट बॉलर रखा हुआ है तो खिलाओ तो सही।
तो सेकंड फास्ट बॉलर क्यों रखा हुआ है? अगर अगर आपने नहीं खिलाना नहीं करवाना उससे बॉलिंग नहीं करवानी, ठीक है, फ़हीम अशरफ कोई ओवर नहीं कर रहा, तो फिर आप फ़हीम अशरफ को बाहर करके कोई एक जेन्युइन बैटर ले आओ। अगर आपने फ़हीम अशरफ को एज़ अ बैटर ही खिलाना है, तो आप फ़हीम अशरफ को बाहर करके कोई एक ऐसा जेन्युइन बैटर ले आओ। फ़खर जमान बाहर बैठा हुआ है, नाफ़े बाहर बैठा हुआ है, उसकी जगह इनको ले आओ। तो ये बहुत ही एक अजीब किस्म की इनकी सोच है जो मुझे नहीं समझ आ रही। फिर उसके बाद अगर आप देखो कि बहुत ज़्यादा स्पिनर्स हैं। आई मीन उस्मान तारिक, अबरार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, साइम अयूब। अगर ये 5 भी 4-4 ओवर करें तो आपके 20 ओवर बन जाते हैं। और शहीन के तो 4 ओवर बीच में है ही। 24 ओवर आपके इसमें से निकल गए, 20 आपके टोटल ओवर हैं। उसके अंदर से अगर आपने फ़हीम से भी कर तो वो 4 ही सकता है, लेकिन अगर आपने 2 करवाने हैं तो आप 26 वो कर गया। 26 आपके ओवर हो गए सारे टोटल मिला के। तो 26 में से 20 ओवर आपने क्या करने हैं? इतना ज़्यादा बॉलर्स आपने क्या करने हैं? फिर अगर आप बात करो स्पिनर्स की, वही बात कर रहे थे कि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं टीम में। अगर आप देखो कि चलें आपने मान लिया कि जी नया बॉल के साथ शहीन के साथ अगर स्पिनिंग में आएगा तो साइम अयूब करेगा। अगर साइम अयूब नहीं है तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर आपने फास्ट बॉलर से करवाना है नया ओवर, तो क्या फ़हीम अशरफ करेगा नया बॉल? फ़हीम अशरफ नया बॉल कब करेगा? उसने तो मैच में प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। ना मैच में प्रैक्टिस की है, ना उससे ओवर करवाया है, ना कुछ और किया। आई मीन चलिए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। इंडिया पहले बैटिंग करने आता है। शहीन पहला ओवर करता है जिसके अंदर कोई आउट नहीं होता और उसको 8 स्कोर पड़ जाता है, ठीक है। दूसरे एंड से साइम अयूब आता है, उसको एक ओवर में 16 स्कोर पड़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा हो ना, खुदा ना खास्ता, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। 16 स्कोर पड़ जाता है उसको। आपकी जो इंडिया की टीम है, स्कोर वो 2 ओवर में 24 पड़ा जाता है। फिर तीसरा ओवर फिर शहीन करता है, तो चौथा ओवर कौन करेगा? चौथा ओवर आप क्या नवाज के साथ जाओगे? नवाज को भी पड़ सकता है, पावर प्ले है। आई मीन फील्ड खुली नहीं हुई, बीच में से गैप निकाल के ऊपर से मारने नवाज को पड़ सकता है। तो फिर अगर आप फ़हीम अशरफ से करवाओगे, फ़हीम अशरफ ने पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग ही नहीं की है। फ़हीम अशरफ क्या करेगा वहां पे नए बॉल से? तो आई मीन आपने कहा तो है कि हमने सारी चीजें तैयार की हुई हैं, तैयार आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर आप अगर एक बात करते हो कि जी अगर हम एक जेन्युइन फास्ट बॉलर को बीच में ऐड करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम एक जेन्युइन फास्ट बॉलर को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर सलमान मिर्जा और नसीम शाह में से, तो फिर आपको ऊपर से एक बैटर निकालना पड़ेगा। आपको फिर ऊपर से एक बैटर निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह ये है कि आपकी फिर फ़हीम अशरफ कि अगर आप तीसरा पेसर के साथ जाते हो फ़हीम अशरफ, क्योंकि आप बैटिंग तो करवा रहे हो उससे, बॉलिंग अभी भी नहीं करवा रहे, इसलिए तो हम दूसरा पेसर डाल रहे हैं। तो फिर आप फ़हीम अशरफ बाहर ही नहीं होगा फिर, क्योंकि फ़हीम अशरफ एज अ बैटिंग रोल पे आया हुआ है टीम में। तो फिर आपको ऊपर से बैटिंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाएगी कि आपके हालात मुश्किल हो जाएंगे खेलना। आई मीन अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो कि हमने उसको ले आना है, हमने स्पिनर जितने खिलाने ही खिलाने हैं, और अगर बीच में एक ऐड करना है, क्योंकि जो पहला मैच खेला था वो सलमान मिर्जा ज़रूर खेला था, लेकिन वो उस्मान तारिक की जगह खेला था। लेकिन अब उस्मान तारिक की जगह टीम में पक्की हो गई, ये नहीं बाहर होने लगा, ये इंडिया वाला मैच खेलेगा ही खेलेगा। तो उसके लिए आपको ऊपर से जो बैटर है, आपको फिर बेसिकली शायद नवाज बाहर निकालना पड़ जाए। नवाज अगर आपको बाहर निकालना पड़ जाए, क्योंकि उस्मान खान को तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपके एक तो विकेट कीपर भी हैं और उन्होंने यूएई की जॉब छोड़ी हुई है, तो वो उनको तो आप बाहर कर नहीं सकते। फिर आपको ऊपर से इस तरह की बैटिंग बनानी पड़ेगी कि नंबर 7 पे आपका फ़हीम अशरफ आ जाए, नंबर 7 पे फ़हीम अशरफ आ जाएगा, 6 पे शादाब आ जाएगा। तो ये क्या बैटिंग चल रही है? आई मीन आधे आधे बैटर हैं वो, ठीक है, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम फ़हीम एंड शादाब, दे आर गुड ऑलराउंडर्स, लेकिन ऑलराउंडर्स है ना यार, और बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर्स को आप एक इतनी मैसिव प्लेस दे दोगे, अगर आप 6 और 7 जहाँ पे हिट करनी है, आई मीन बहुत, जिस तरह आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जिस तरह के इरफान खान, नियाजी और आजम खान जैसे प्लेयर हैं, वो टीम को चाहिए जो कि एंड पे फिनिश कर सकें अच्छा, और उसके अंदर से गैप निकाल सके पुराने बॉल के साथ, जहाँ पे 5 फील्डर बाहर हैं। तो इसके अंदर से आपको फिर शादाब और फ़हीम के साथ अगर आप जाओगे, तो फिर आपसे 150 भी नहीं होने लगा। आपके मतलब कि मैं आपके अगर ऊपर से जल्दी से 2-3 आउट हो गए, नीचे से मिडल ऑर्डर क्या करेगा? आपका सारा अभी तक टॉप ऑर्डर पे रिलाई कर रहा है। फिर अगर आप देखो, फिर अगर इस टीम में अगर आप फ़हीम अशरफ को बाहर कर देते हो, लेट्स सपोज़ आप सारा कुछ वही रखते हो, फ़हीम अशरफ को बाहर कर देते हो, फ़हीम अशरफ को बाहर करके एक बॉलर ले आते हो। फिर अगर आप फ़हीम अशरफ को बाहर करके एक बॉलर ले आओगे, तो फिर आपका 7 पे 8 पे आपका शहीन आ जाएगा।
8 पे अगर आपका शाहीन आएगा तो फिर आपका 9 पे अबरार आ जाएगा, 10 पे उस्मान तारिक आ जाएगा, 11 पे आपका नसीम आ जाएगा। तो इसके अंदर भी आपको इन चीज़ों से चलना पड़ेगा कि फ़हीम को ये लोग बाहर करेंगे नहीं, क्योंकि फ़हीम ने इनको पहला मैच जिता दिया। फ़हीम के लिए ये एज़ एन अपॉर्च्युनिटी इतनी अच्छी देख रहे हैं कि इन्होंने फ़हीम को अपना मेन प्लेयर समझ लिया बस। उसने एक मैच जिता दिया, बस उसके ऊपर फ़िक्स है कि वो 4 साल के लिए टीम में पक्का-पक्का है। बेशक टीम का कॉम्बिनेशन जो भी हो, जिस तरह मर्ज़ी हो, वो टीम में फ़िक्स है, उसको कोई भी नहीं ला सकता। फिर अगर आप देखो तो आपने नाफ़े को कोई गेम नहीं दी। आई मीन नाफ़े जो जिस तरह का प्लेयर है, आपने उसको कोई गेम नहीं दी। सबसे पहले तो आप लेके उसको गलत आए। आपने आपके पहले 1 महीने वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले आपके स्क्वाड में भी नहीं था, आपके प्लान्स में भी नहीं था ये कहीं पे। आपने इसको श्रीलंका वाले उसके अंदर डाला है स्क्वाड के अंदर। पहले 2 मैच नहीं खेला, तीसरा मैच खेला है सीधा। तीसरा मैच में उसने 10 या 12 बॉलें खेली होंगी मुश्किल से, या चलें 15 बॉलें खेली होंगी। 15 बॉलों में आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार वो हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। आई मीन आपने किसी बंदे को सिर्फ 15 बॉलें खिलाई हैं, 15 बॉलें खिला के आपने उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया। तो ये आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड चल रहा है ये। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने पहले उसको सिलेक्ट क्यों किया। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर आप उसको खिलाते, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खिला देते कि चलो यार इसको थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस बना दें, तीनों मैच खिला देते। आपने पहले 2 मैच नहीं खिलाए, तीसरे मैच में खिलाया, जो कि उसके अंदर भी वो उस्मान खान से बेहतर परफॉर्मेंस दे गया। कीपिंग की आप बात करते हो उस्मान खान की, उस मैच के अंदर नाफे ने काफ़ी अच्छी कीपिंग कर ली थी। तो कीपिंग की इसके करवाते तीनों मैचेस में, वो बैटिंग भी करवाते, कीपिंग भी करवाते, आपका प्लेयर तैयार हो जाना था। जिस तरह आपका आपने अगर तैयार तो फिर भी नहीं होना था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अगर आपके पास बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यही था कि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो जितनी गेम्स थी उसको दे देते। कम से कम इतना तैयार तो हो जाता कि यार उससे कॉन्फिडेंस आ जाता। क्योंकि अभी ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। सिर्फ 2 मैच खेला हुआ इंटरनेशनल और आप इसको सीधा इंडिया वाले मैच में डाल दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर नाफे नहीं चलता, ठीक है ना? आपके जो ऊपर से जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, जो इतने-इतने साल से खेल रहे हैं, जो इंडिया वाले मैच में नहीं चले, अगर नाफे नहीं चलता नीचे से, तो आप उसको कुछ कह सकोगे कि यार तुम क्यों नहीं चले? क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है, आपने उसको इसलिए डाला कि वो चले या चले उसकी मर्ज़ी है। तो इतना आपने कन्फ्यूज़िंग सा स्क्वाड बनाया हुआ है, इसके अंदर से प्लेइंग 11 बनाते हुए इतना मुश्किल डिसीजन लग रहा है। फिर आप देखो कि अगर आपने फास्ट बॉलर ऐड करना है, तो आप शादाब को बाहर नहीं करेंगे ये लोग, जो मुझे नज़र आ रहा है। फिर आप उनको ना अबरार को बाहर करोगे, ना उस्मान तारिक को बाहर करोगे, और साइम तो बाहर हो ही नहीं सकता ओपनर। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये लोग नवाज़ को बाहर कर दें। नवाज़ का इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी है बैटिंग और बॉलिंग वाइज। आई मीन जितने इस टाइम पे स्पिनर्स खेल रहे हैं उसके अंदर से बेस्ट इसी का होगा। लेकिन नवाज़ को ना आपको कुछ इस तरह के टैक्टिक से भी बाहर करना पड़ेगा कि यार उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बनता हुआ देख के। आई मीन उनकी टीम में अभिषेक शर्मा 1 लेफ्ट हैंडर, ईशान किशन 2 लेफ्ट हैंडर, फिर उनके पास तिलक वर्मा 3 लेफ्ट हैंडर, फिर उनके पास शिवम दुबे 4 चौथा लेफ्ट हैंडर, फिर उनके पास रिंकू सिंह 5वां लेफ्ट हैंडर। 5 लेफ्ट हैंडर बैटर हैं उनके पास स्क्वाड। तो अगर आप एक लेफ्ट हैंडर स्पिनर के साथ चले जाओगे तो आपको ये उल्टा ही भी पड़ सकता है कि अगर आप उनके लिए लेफ्ट हैंडर स्पिनर खेलना ईजी काम है, क्योंकि वो नवाज ये काम तो कर नहीं सकता कि वहां से तेज बॉल खड़ा हुआ पैड पे मारता जाए। ठीक है, वो फ्लाइट देने वाला बॉलर है, स्पिन के साथ थोड़ा सा आउट करने वाला बॉलर है, तो आप उसको ये इस तरह खिला नहीं सकते। तो फिर अगर आपने नवाज को बाहर करते हो इसी सोच की वजह से, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा पेसर लाते हो। तो फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा पेसर लाते हो तो फिर आपकी दोबारा बैटिंग खराब हो रही है। तो फिर आपको दोबारा 7 पे फ़हीम अशरफ चला जा रहा है। मतलब कि आप जो भी कर रहे हो कुछ ना कुछ खराब हो ही रहा है। तो लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि जी पेसर डाल के करना क्या है? पेसर डालने की ज़रूरत क्या है? फास्ट बॉलर्स का क्या हो रहा है? स्पिनर्स आपके काम कर तो रहे हैं। तो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, उनके 16 ओवरों में 145-46 स्कोर है, 145 टू 146 का स्कोर है। उनके 4 आउट हो गए हैं, अभिषेक, ईशान किशन, तिलक वर्मा, स्काई उनका कैप्टन सूर्य कुमार यादव आउट हो गए हैं। ठीक है, अभी इस टाइम पे क्रीज पे खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। ठीक है, उसके बाद उनका जो दोबारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट बैटर है वो रिंकू सिंह है। ये तीनों फिनिशर्स हैं, पावर हिटर्स हैं। तो इनके अगेंस्ट आप किससे डेथ की बॉलिंग करवाओगे? क्या ये स्पिनर से कराओगे? शदाब करेगा डेथ की बॉलिंग, उस्मान तारिक करेगा डेथ की बॉलिंग, अबरार करेगा?
डेथ की बॉलिंग कौन करेगा? डेथ की बॉलिंग अगर आपने फ़हीम अशरफ से करवानी है, फ़हीम अशरफ को आपने कोई गेम ही नहीं दी हुई। फ़हीम अशरफ डेथ का बॉलर नहीं है। फ़हीम अशरफ के पास कटर्स हैं, वो बीच में थोड़ा-सा अपना वेरिएशन डाल देता है, थोड़ा-सा उसके पास इतनी पेस भी नहीं है। अगर बॉल रिवर्स हो रहा हुआ तो फ़हीम अशरफ अपनी उस पेस के साथ बॉल को इफेक्टिव थोड़ी ना ला पाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि फ़हीम अशरफ इस टीम के अंदर फिट बैठता भी है कि नहीं। नवाज भी नहीं फिट बैठ रहा उस हिसाब से तो फिर अगर आपने ये चीज़ें देखनी है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में घुसना पड़ेगा कि यार आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर लेट्स सपोज आप नसीम को ले आते हो, नसीम को ले आओगे, किसकी जगह लेके आओगे? कुछ समझ नहीं आ रही किसकी जगह लेके आओगे। नवाज को अगर आप बाहर करोगे फिर आपकी बैटिंग डिस्टर्ब हो रही है। फिर अगर आप नसीम को ले भी आते हो लेट्स सपोज, तो फिर बैटिंग आपकी इतनी को कमज़ोर हो जाएगी, इतनी को वीक हो जाएगी, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी टॉप ऑर्डर्स के पास। आपके टॉप ऑर्डर्स को स्कोर करना ही करना पड़ेगा जितने भी हैं। आई मीन आपके साइम अयूब को करना पड़ेगा, साहिबजादा फरहान को करना पड़ेगा, सलमान अली आगा को, बाबर को, उस्मान खान को, इन सबको स्कोर करना पड़ेगा और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि ये नवाज और ये शादाब और फ़हीम अगर जब आते हैं तब तक आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो गया और इनको 1-2 ओवर ही मिले बस बैटिंग के। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सी चीज़ है एक ये स्क्वाड बनाना उसके अंदर। फिर आप देखो कि अगर आपने चलें हम अभी इस टाइम पे बॉलिंग को छोड़ देते हैं, हम आते हैं बैटिंग पे। बैटिंग में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान के साथ तो आप जाओगे ही ओपनिंग पे, ये तो आपका टॉप ऑर्डर फिक्स है। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा। आई मीन साइम अयूब ने उस तरह इंप्रेस नहीं किया है। आई मीन 60 प्लस T20 हो गए हैं, अभी तक उसने कोई ऐसा इनिंग्स नहीं खेली है जिससे हम देख के कहें कि यार ये बहुत कमाल प्लेयर है। साहिबजादा फरहान का इंडिया के अगेंस्ट जितना अच्छा रिकॉर्ड हो गया वो किसी का नहीं हुआ है। आई मीन वो अभी एक स्टैट भी चल रहा था कि उसने पाकिस्तान इंडिया दोनों प्लेयर्स में से जितने एक्टिव प्लेयर खेल रहे हैं उसके अंदर से मैच के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के मार दिए, 9 छक्के मार दिए उसने। तो ये तो खेलेगा ही। इसने तीनों मैच में 40-50 प्लस स्कोर्स किए थे, ये जो एशिया कप में मैच हुए थे, और बुमराह को भी पहला छक्का इसी ने मारा। तो फिर अब चौथे नंबर पे जो पोजीशन है ना, इस पे हो सकती है डिबेट अच्छी खासी। आप बाबर आजम के साथ तो खेल रहे हो, बाबर आजम ने जाना ही जाना है, जो नज़र आ रहा है आपकी बातों से। लेकिन बाबर आजम खेल रहा है 4 नंबर पे, और जब तक बाबर आजम ने आने उनके स्पिनर्स आगे होंगे। क्या बाबर का जो उनके जो स्पिनर्स हैं अक्षर, कुलदीप यादव, उनके अगेंस्ट इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। कुलदीप यादव को बाबर आजम इतना अच्छा रीड नहीं कर सकता। और उधर बाबर ने एक एज एन सीनियर प्लेयर इनिंग्स खेलनी होगी कि मैं एक एज अ सीनियर प्लेयर हूँ। अगर वो नीचे से फास्ट बॉलर भी ऐड होता है तो बैटिंग के ऊपर और प्रेशर आता है, और बाबर के ऊपर और प्रेशर आता है कि बाबर एक सीनियर प्लेयर है, बाबर ने स्कोर करना है। तो बाबर ने अगर स्कोर करना है तो बाबर को उनको प्लेयर्स को पहले रीड करना आना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती को जब बाबर खेला हुआ 2021 के वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉलर था। आपका वरुण चक्रवर्ती उससे जमीन आसमान का फर्क है। उसके पास वेरिएशन आ गई है, नंबर 1 T20 बॉलर है वो। उसने नमीबिया को हिलने भी नहीं दिया। तो फिर अगर आप बाबर आजम के साथ जाओगे तो फिर आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी। अगर आप बाबर आजम के साथ नहीं जाते तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन फ़खर ज़मान की है। हाँ, फ़खर ज़मान कभी ये सीन है कि वो अक्षर पटेल को तो खेलेगा, लेकिन कुलदीप उससे भी रीड नहीं होता। आई मीन ये कोई सेंस नहीं बन रही कि वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है और फ़खर भी लेफ्ट हैंडर है। फ़खर एक पावर हिटर है लेकिन उससे स्पिनर नहीं रीड हो रहा। और आपने उसको मिडल ऑर्डर में डाला हुआ है, फ़खर स्पिन रीड नहीं कर सकता। ऐसे प्लेयर को आपने मिडल ऑर्डर में डाला हुआ था जो कि स्पिन ही नहीं रीड कर सकता। फिर उस्मान खान की जो आप कह लो कि आप उस्मान खान की जो टेक्निक है, उनका जो स्टांस है, उसको देख के ये नहीं लगता कि वो मार भी पाएगा छक्के। आप मुझे एक बात बताओ, आपने उस्मान खान को खिला लिया, आपने 5 नंबर पे खिला लिया, ठीक है। इंडिया जिस तरह अब लेके चल रहा है, अगर इंडिया बुमराह से पावर प्ले में 2 ओवर नहीं कराता तो क्या पता उनको मिडल में ले आए बुमराह को। तो सामने बुमराह बॉलिंग कर रहा हो, उस्मान खान क्या बुमराह को छक्का मार पाएगा या बुमराह को खेल पाएगा, चौका मार पाएगा? उस्मान, आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मैं अपनी टीम बनाता था तो मैं इस टीम में उस्मान खान को निकाल के ख्वाजा नाफे को डालता। ख्वाजा नाफे बेशक इनएक्सपीरियंस्ड होगा, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वो उस्मान खान से बेहतर परफॉर्म करते। जिस तरह की उसकी स्टाइल है, जिस तरह की उसका पोस्टर है खेलने का, जिस तरह का उसका एटीट्यूड है खेलने का, वो उस्मान खान से बेहतर स्कोर कर जाता है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो ओपनर हैं अभिषेक शर्मा, उनका
जो अगर हम एक वीकनेस की बात करें तो वो ये है कि यार वो लेंथ की बॉल नहीं अच्छी खेलते। आई मीन वो अब मोहम्मद आमिर ने तो उनको स्लोवर भी कह दिया, जो कि मैं उनसे काफ़ी हद तक उनके साथ रिलेट करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अभी फॉर्म के अंदर है। आई मीन वो जिस तरह की फॉर्म के अंदर है, अभी इस टाइम पे कोई प्लेयर फॉर्म के अंदर नहीं है उस तरह की। वो उसकी जो वीकनेस है ना, वो काफ़ी कम है। आपको वो वीकनेस पकड़नी पड़ेगी अगर आपने मैच जीतना है। उसकी वीकनेस ये है कि यार वो लेंथ का बॉल नहीं अच्छा खेलता जो बॉडी की लाइन में हो जाता है। आई मीन आप उसको यहाँ बॉल दे दोगे, फुल बॉल दे दोगे, आप उसको बाउंसर करोगे, अच्छा वो आपको मार देगा। लेकिन जो लेंथ की बॉल है ना, जो अगर थोड़ा सा स्पिन हो रहा होगा या थोड़ा सा सीम हो रहा होगा, स्विंग हो रहा होगा, आई मीन इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा, तो वो उसके लिए खेलना मुश्किल होगा। आप देखो यूएसए की टीम प्लान के साथ आई थी। यूएसए की टीम ने कवर्स के ऊपर जाके उन्होंने फिल्डर रखा था पीछे। आई मीन कवर्स का फिल्डर कभी भी पावर प्ले में पीछे नहीं होता, वो आगे होता है। आप एक अपना डीप स्क्वायर लेग का फिल्डर देखते हो पीछे, और आप एक आगे अपना डीप कवर पॉइंट का फिल्डर पीछे देखते हो, इधर ऑन साइड वाला। ऑफ साइड पे जो आपका फिल्डर होता है वो कभी भी पीछे नहीं होता पावर प्ले में। उन्होंने वो रखा, उन्होंने डीप कवर वाले को आगे बुलाया, ऑन साइड वाले को, और उन्होंने ऑफ साइड वाले को पीछे रखा, और उन्होंने उसको उसकी लाइन में बॉल दिया कि उसके मसल्स अभी खुले नहीं हुए, वो काफ़ी उसका हाइपर इंस्ट्रक्शन है बैट का, तो उसका बैट नीचे आते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उसका उधर शॉट गया और पहली बॉल पे वो आउट हो गए। तो आई मीन यूएसए की टीम प्लान के साथ आई थी और हमें इतने टाइम से नज़र आ रहा था, तो आई थिंक आपको अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इस चीज़ को, कि आपको भी एक ऐसा प्लान, एक ऐसा यूनिट उसको जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 6 ओवर खेल गया तो आपके हाथ से मैच ले लेगा। बेशक वो आप इंडिया की पिच पे खेल रहे हो, श्रीलंका की पिच पे खेल रहे हो, बेशक ऑस्ट्रेलिया की पिच पे क्यों ना खेल रहे हो, अगर वो 6 ओवर खेल गया तो आपके हाथ से मैच ले लेगा। बाकी अगर अभी आप इस वीडियो में बात करो तो इतनी है। बाकी अगर एक बीच में हम चलें स्काई की वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्काई की वीकनेस शुरू से ये चलती आ रही है कि यार वो शॉर्ट बॉल पे फंसता है पेस के अगेंस्ट, लेकिन पेस है ही नहीं बीच में। पेस आपने खिला ही नहीं रहे, आपको 5 आपने स्पिनर्स खिलाने जा रहे हो, तो फिर आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि यार सूर्या कुमार यादव को आपको कहाँ पे आउट करना है। तो फिर एक एक आप ऐसा राइट हैंडर के लिए तो नवाज के साथ नहीं जा सकते सिर्फ, लेकिन आपने जाना ही जाना है। और अगर आपने ख्वाजा नाफी को नहीं खिलाना तो फिर आपने उस्मान खान को खिलाना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ प्लेयर जा रहे हैं, कहाँ कौन सा स्क्वाड बन रहा है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था हमारा पाकिस्तान इंडिया का प्री मैच प्रीव्यू। तो आगे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पाकिस्तान टीम को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट लक, और इंशाल्लाह इंडिया वाला मैच जीतेंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीत के आएंगे। जिस तरह का स्क्वाड है उस तरह नज़र तो नहीं आ रहा कि हालात होंगे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह इंडिया वाला मैच भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और बाकी अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था, उनकी विकेटें गिर गई थी, लेकिन बीच में मिचेल और चैपमैन ने अच्छा संभाला। लेकिन बाद में जो साउथ अफ्रीका ने जो शुरू की है पावर प्ले में, आई मीन उन्होंने 6 ओवरों में 85 कर दिया। उनके कैप्टन मार्करम ने जो खेला है काफ़ी आउट क्लास इनिंग्स थी। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में अब हम कल की वीडियो में या उससे अगले दिन की वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए हमारे पास इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।